गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस सारी वीडियोस में हमने हमारे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। तो आज हम हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्लास से थर्ड क्लास से हम एप्लीकेशन का पैटर्न पढ़ते आ रहे हैं और आपको शायद पता भी होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने एग्जाम्स में लिखी होगी तो आपको उसका पैटर्न पता होगा। फिर भी हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं कि एप्लीकेशन हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से एक फॉर्मेट के अंदर हम बहुत सारी एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। हमें जो मेन एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो हम अच्छे तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक ही पैटर्न अगर हमको पता चल जाएगा तो हम सारी एप्लीकेशंस अच्छे से लिख सकेंगे। तो हम आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन। जैसा कि आपको सबको पता है एप्लीकेशन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, टू द हेडमास्टर, ठीक है। तो ये तो आपको पता है हम कैसे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन हमारी, टू द हेडमास्टर। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि देखो यहाँ हमने कैपिटल वर्ड यूज़ किया है, यहाँ कैपिटल वर्ड यूज़ किया है, यहाँ कैपिटल वर्ड यूज़ किया है। तो एप्लीकेशन में मेनली आपको लगता होगा एप्लीकेशन बहुत इजी, और रियली ये इजी भी है, बट ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसके मार्क्स सबके कट होते हैं एप्लीकेशन में कि आपने सही जगह पर प्रॉपर प्लेस पे नहीं लिखा, आपने कैपिटल्स यूज़ नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब जो सेकंड लाइन है उसमें हम हमारा स्कूल का नेम लिखेंगे। वैसे तो आपके जब पेपर दिया हुआ होता है तो उसमें स्कूल का नेम जो आपको दिया होता है आपको वही मेंशन करना है। जो स्कूल का नेम, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एप्लीकेशन का पेपर में आता है तो उसमें आपके स्कूल का नेम जो दिया होता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, जो भी प्लेस का नेम दिया होता है, तो एज इट इज़ आपको वही यूज़ करना है। पर क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ हम हमारे स्कूल के नेम के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। लवकुश टैलेंट अकेडमी। उसके बाद हमारे प्लेस का नेम लिखेंगे, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, सलूम्बर। वैसे आपको एग्ज़ाम में अगर जो आपके प्लेस का नेम है वही आपको लिखना है, सलूम्बर। और ब्रैकेट के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हम सलूम्बर में रहते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा, उदयपुर। और वैसे जनरली आपके जो एग्ज़ाम पेपर में आपके जो नेम दिया गया है आपको वही लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, हमने हमारा स्कूल का नेम लिखा है, हमने हमारी सिटी का नेम लिखा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखा है। पर अगर पेपर में आपके जो स्कूल का नेम आएगा, जो सिटी का नेम आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेंशन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ऐड करते हैं हमारा सब्जेक्ट, कि हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे टू लीव फॉर डेज। अब यहाँ पर वन थिंग ये है कि जितनी भी डेज की आपको एप्लीकेशन लिखनी है, हॉलीडे लेनी है, आपको लीव लेनी है, तो उतने डेज के लिए आप इसके अंदर इस प्लेस पे उतने डेज फिल कर दोगे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। तो मैं यहाँ पर एक बार 2 डेज फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही लाइन मेंशन करनी है, टू लीव फॉर 2 डेज। डेज आप इसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे सर। अगर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के क्वेश्चन में हेड मिस्ट्रेस दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर मैम मेंशन करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर हेड मास्टर है तो आपको यहाँ पर सर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमने हेड मास्टर लिखा है तो यहाँ पर हम सर लिखते हैं, सर। फिर हम उस लाइन को ड्रॉप करके उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली I beg to say that
अब ये जो लाइन है हमारी, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, रीज़न, कि हमको लीव किस रीज़न के लिए चाहिए। तो अब एक ही एप्लीकेशन में आप यहाँ तक लिख के और इसके बाद अपना जो रीज़न है, अगर आपके एप्लीकेशन में टू लीव फॉर इल के लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो इधर आप ये लिखोगे कि आई बेग टू से दैट आई एम इल, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो दैट, ये तो आपकी हो जाएगी इल वाली एप्लीकेशन। उसके अलावा अगर आपको अर्जेंट वर्क की लिखनी है तो भी आप दैट के बाद इधर लिख दोगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद दैट आई एम इल, सो यहां पर आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, हम नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दैट से हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपको यहाँ क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं बोल के भी बता रही हूँ साथ में, तो आप सुन सकते हो अच्छे तरीके से। दैट आई एम एल भी लिख सकते हो इसको, या फिर आप इसको आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर इसके अलावा आप एक रीजन और लिख सकते हो, जैसे आई हैव एन अर्जेंट वर्क, अर्जेंट piece of work, या फिर एक रीजन और लिख, एक ही एप्लीकेशन में देखिए आप कितनी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हो। या फिर I want to attend my, I have to attend my brother's marriage, या फिर सिस्टर्स मैरिज भी लिख सकते हो, सिस्टर्स मैरिज। तो देखिए एक ही एप्लीकेशन में हमने कितने सारे रीजन कंप्लीट किए। इसमें इल वाला भी टॉपिक हम इसमें लिखकर इस एप्लीकेशन को भी लिख सकते हैं। इसी तरह से उसी के बाद कंटिन्यू हम ये रीजन भी ऐड कर सकते हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। उसके बाद नहीं, हम ये थर्ड रीजन भी उसके अंदर ही मेंशन कर सकते हैं, आई हैव टू अटेंड माय ब्रदर्स और सिस्टर्स मैरिज। तो इस एंड नेक्स्ट वन, माय मदर इज इल, ये रीजन भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से देखा आपने कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम वो सारी उसी के आगे से कंटिन्यू, दैट के बाद ये दैट वर्ड के बाद कंटिन्यू करके ये और ये रीजन आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आई एम इल, आई एम सफरिंग फॉर फीवर, सो आई कांट कम टू स्कूल, आई कांट कम टू स्कूल। उसके बाद आप लिखेंगे काइंडली नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर
ऊपर हमने 2 days लिखे थे, तो यहाँ पर भी हम 2 days लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे थैंक यू। उसके बाद हम नेक्स्ट हम लिखेंगे, आपको पता है वैसे लास्ट में हम ऐसे फिनिश करते हैं इसको, योर्स ओबीडिएंटली, OBEDIENTLY, आपका नेम, आपकी क्लास और आपका अटेंडेंस नंबर भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको नेम क्या लिखना है, आपको वो नेम नहीं लिखना है जो आपका रियल नेम है, आपको वो नेम लिखना है जो एप्लीकेशन में आपके क्वेश्चन दिया होगा, प्लेस का नेम भी वही, सिटी का नेम भी वही, और उसमें आपका जो नेम उसमें दिया होगा जब क्वेश्चन होगा तो वो ऐसे होगा, इमेजिन दैट यू आर, तो जो आपको वो नेम दे रखा होगा तो आपको वो नेम मेंशन करना है, और आपका स्कूल का नेम, क्लास, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अपनी सेल्फ जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं लिखनी है, जबकि आपके क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन जो आपको लिखने के लिए बोला गया है तो आपको वही मेंशन करनी है। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। देख लेते हैं एक बार फिर से। और यहाँ पर जहाँ आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं वहाँ पर यहाँ पर आप डेट मेंशन करिएगा, जैसे यहाँ पर आज 28, आपको यहाँ पर जो जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, और इसी के ऊपर यहाँ पर सलूम्बर अपनी जो सिटी है वो आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको सही से नहीं दिखेगा, मैं लिख रही हूँ पर, तो आपको यहाँ पर डेट और सिटी मेंशन करनी है। उसके बाद ये आपने एप्लीकेशन का पैटर्न देखा सारा। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सारा कैपिटल में, इसके जो हर फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन में डेज यहाँ पर ये लिखना है सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने लिखा, फिर दैट से जो मैंने सारे रीज़न बताया, बाकी पैटर्न सारा वो का वही है, सिर्फ दैट के बाद जो जितने भी रीज़न हमने पीछे पढ़े थे उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, ये इनमें से कोई सी भी एप्लीकेशन जो आपको लिखनी है वो करके, और फिर काइंडली से आप पर वापस इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो 5 एप्लीकेशन के पैटर्न मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई सी भी 3 एप्लीकेशंस आपको बिना किसी हेल्प के सेल्फ आपको ये 3 एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में करनी है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। रैशनल नंबर पढ़ रहे थे मैंने, जिसमें आपको मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया, डेफिनेशन क्लियर बता दिया और एक्सरसाइज भी करवा दी थी क्लियर। अब इसमें मैं 3.1 में जैसे मैं आपको 13 क्वेश्चन करवा रही थी, जिसमें मैं आपको एक ही करवाया था, तो और भी देख लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं आपको डी करवा रही हूँ, ठीक है, डी और ई, बाकी आपको बी और सी आपको करना है। तो डी वाला देखना, ये है क्वेश्चन नंबर आपके 13, जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैंने बताया था नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उस टाइप से ही करना है। 2/3 इक्वल x/12। अब इसमें देखना नेगेटिव साइन है, क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल लिख देना कि क्रॉस मल्टीप्लाई। इस टाइप से मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो गया आपके 24 और यहाँ पर हो जाएगा -3x। अब इधर देखना, जैसे यहाँ पर x आ गया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर x आ गया तो यहाँ कैसे आ गया, यहाँ आना चाहिए, ज़रूरी नहीं, तो आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हो शिफ्ट। हम 24 के यहाँ लेके आते हो, ये इसको यहाँ लेके आते हैं, या फिर ऐसे ही कर लो एज इट इज़, कुछ क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि अगर यहाँ पीछे हो तो। अब देखना, अगर हम -3 को 3x इधर कर दिया और 24 को मैंने इधर कर दिया, अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ कर दिया, क्योंकि यहाँ मैं दोनों डिजिट को एक साथ शिफ्ट कर रही हूँ। हमने सिर्फ प्लेसेस चेंज किए यहाँ पर, अभी हमने कोई ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ नहीं किया है, हमने अभी यहाँ पर कोई ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ
प्लेसेस चेंज कर दी इसकी, कि ये यहाँ पर x का था तो मैंने इसको सुटेबल के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, लेफ्ट में लेकर आ गई, और 24 को मैं राइट में लेके आ गई, ताकि आपके x की वैल्यू क्या क्लियर आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें आप नहीं हो तो आप डाई यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, डाई बाई टी पी कर दो। अब मुझे बाई टी पी करनी है। ठीक है, अब जैसे मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 24, अब ये मल्टीप्लाई के साइन में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3 के टेबल से 24 8 टाइम। अब देखो 8 अपॉन -1 आएगा। बताया था मैंने आपको कि रेशनल नंबर में जो फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में माइनस का साइन यूज़ नहीं करते हैं, तो ये कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो -8, और 1 तो आपको लिखना ही नहीं। जब भी डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाता है तो वो आपको लिखना नेसेसरी नहीं है। अगर यही 1 आपके न्यूमरेटर में आ जाता है तो ये चीज़ आपको लिखना है। ये फ्रैक्शन में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर -8। अब ये वाला देखना, जैसे इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। अभी देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपके ई, x अपॉन -17 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर 1 कर दिया। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं ना, तो x इंटू 1 करेंगे, अगर x इंटू 1 करेंगे तो 1x आएगा। ठीक है, 1x आएगा, और 1 को आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कोई और नंबर होता जैसे 2, 3, 4 ऐसे, तो 4x, 3x ऐसे हम लिख सकते थे, बट यहाँ पर 1 है तो इसका मीन्स यही समझ लो कि x है वो। क्लियर, 1 भी शो नहीं होता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 4 होते हैं आपके 60, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब देखो डायरेक्ट हमारे x की वैल्यू -68 आ गई, कि हमें जैसे यहाँ पर 1x लिख भी दो। ठीक है, फिर 1 को आप बाई टी पी करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, वही आएगा। एक स्टेप और आपके ऐड हो जाएगी। जैसे मैं क्या करूँगी, x यहाँ पर बाई टी पी कर दी। ठीक है, अब मैंने जैसे 1 की बाई टी पी कर दी, क्लियर, तो भी आंसर क्या आने वाला है, -68 ही आएगा। तो इससे अच्छा तो यहाँ 1 लिखो ही मत, क्योंकि 1 वैसे लिखते भी नहीं है, तो डायरेक्ट हमारे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -68। अगर आपको ये स्टेप भी अगर ऐड करनी हो, अगर जैसे 1 लिख के फिर आप यहाँ बाई टी पी करते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक स्टॉप करना, अगर ये चीज़ भी करनी हो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, अगर 1 लिख रहे हो तो आगे की 2 स्टेप ये लिखनी है आपको, और अगर डायरेक्ट आप x ले रहे हो तो डायरेक्ट आपके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएंगे। क्लियर, अब जैसे बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको कर लेने, फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं करने। क्लियर, अब आपके नेक्स्ट टॉपिक देखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर का मीन्स होता है, जैसे मैंने इंटीजर में भी बताया था कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन्स होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उनको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, और जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव में चेंज नहीं हो, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में रहेगी, और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। और इसके लिए आपको मैंने बताया था कि इसमें एक साइन रिमूव करते हैं। साइन कौन से साइन में ही बाउंड होती है, इसे ये वाले साइन। ठीक है, मॉड्यूल। अब ये इनको जैसे हम रिमूव करेंगे, जैसे कोई भी डिजिट होगी -25, क्लियर, जैसे इंटीजर में जैसे कोई रेशनल नंबर भी होगा, जैसे ये हो गया कि -25/27। अब मुझे इसको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस मॉड्यूल को रिमूव कर दूँगा, मतलब मीन्स इस साइन को मैं रिमूव कर दूँगी, और जैसे ही रिमूव कर दिया तो इसके आंसर मेरे क्या आ गए, 25/27। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, बस एब्सोल्यूट वैल्यू में यही ध्यान रखना है। ठीक है, यस। अब आपके नेक्स्ट देखना, लेट्स ऑन एक्सरसाइज 3.2। यस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखना, दाएं आपके जैसे नॉर्मल नंबर दे रखा है, जैसे इंटीजर दे रखा है 6। अब 6 दे रखा है आपको, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ओनली आपको इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ओनली फॉर इसको आपके साइन रिमूव करना है इसको आपको। ठीक है, साइन रिमूव करके डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हो। लुक, देखो यहाँ पर आप, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस, इसे यहाँ पर 6 दे रखा है,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में ही है तो इसको आप क्या करोगे, ओनली फॉर साइन रिमूव करने, तो आंसर क्या आ जाएंगे 6 और ये क्या हो जाएगा रिमूव। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट है आपके बी वाला क्वेश्चन देखना। जैसे ये दे रखा है कि -5/9, 5/9 दे रखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में पॉजिटिव चेंज पॉजिटिव में करना है और पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे 5/9 और ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। क्लियर। यस ऐसे ही सी वाला देखना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, डी में पॉजिटिव ही ऑलरेडी थी तो ओनली फॉर साइन रिमूव हो जाएंगे। क्लियर। अब ई वाला है -39 है तो ये प्लस का 39 हो जाएगा और एफ वाला है, अब देखो एफ में क्या है कि -40/79, अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही, माइनस माइनस बताया था ना पॉजिटिव होता है तो ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव में कर दो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर -41/79 आ जाएगा। साइन लगाना ही नहीं ना इसमें क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव में ही है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रेशनल नंबर फाइंड विच वन इज ग्रेटर। वन इज ग्रेटर मतलब दो आपको रेशनल नंबर पेयर दे रखा है उसमें आपको ये बताना है, कंपेरिजन करना है कि विच इज़ ग्रेटर पेयर, ठीक, विच इज़ ग्रेटर नंबर। क्लियर। तो जैसे कंपेयर करना है हमें, जैसे फ्रैक्शन को हमने कंपेयर किया था तो वैसे ही रेशनल नंबर को भी कंपेयर करना है। जैसे आपको कंपेयर करना आता होगा और भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड, ये इंटीजर, ये आपके रेशनल नंबर वाले इसीलिए थोड़ा अलग है, देखना। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर मैंने ले लिया 3/7, इसमें बता दिया आपको 5/11। अब मुझे ये बताना है कि विच इज़ ग्रेटर। आपको डाया ऐसे नहीं देखना है कि डिनोमीटर जिसका ग्रेटर है तो वो आपके ग्रेटर हो जाएगा, इट्स नॉट। यहाँ पर अगर ये ध्यान रखना कि दोनों अगर डिनोमीटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसको कंपेयर कर देते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है तो हम डायरेक्ट उसको बता सकते थे। अगर इसका डिनोमीटर अगर डिनोमीटर डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम हो तो भी हम बता सकते थे, बट यहाँ पर तो डिनोमीटर दोनों के डिफरेंट है तो इसके लिए हमें या तो 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो एलसीएम मेथड भी यूज़ हो सकता है, एलसीएम मेथड करके एलसीएम लेकर फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली प्रोसेस करके फिर कंपेयर कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है और एक सेकंड मेथड है आपकी सबसे इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी आप कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करना, जैसे मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बता रही हूँ। अब इसमें देखना क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से एरो कर देना पहले आपको करना हो तो। तब जैसे फर्स्ट हमने क्या किया 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ कोमा यूज़ कर लेना, कोमा ये तो कोमा यूज़ करना, इक्वल का साइन मत करना। अब जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया कि 7 × 5। क्लियर। अब 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 कोमा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। अब देखो विच इज़ ग्रेटर, इस नंबर को कंपेयर करो इनको, ये अभी कुछ नहीं देखना, इस करो क्या आया 35 इज़ ग्रेटर। अब 35 ग्रेटर है, 35 इसका मीन्स ये ग्रेटर है तो इस साइड वाली जो भी फ्रैक्शन जो भी रेशनल नंबर होगा वो वाला आपके क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। अब इसमें यही पूछा है कि विच इज़ ग्रेटर तो इसका मीन्स आपके 5/11 वाला ग्रेटर है। तो इसको एक बार कैसे लिखोगे 33 लेस देन 35। पता है ना आपको कि जो भी ग्रेटर होगा उसके साइड में इस टाइप का साइन होगा तो डायरेक्ट 33 इज लेस देन 35 ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर 35 ग्रेटर देन 33 ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो ये साइन है 35 तो हमें तो एक्चुअल फॉर्म में ही लिखना है तो क्या लिखोगे 5/11 इज ग्रेटर। क्लियर। तो इस टाइप से आपको इसको कंप्लीट आगे की और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको माइनस वाले बताऊंगी कि नेगेटिव अगर नंबर आए थे तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे। क्लियर। अभी तो ये पूरा हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ पॉजिटिव का बताया है। यस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू। Good morning students.
9th लेसन जो हमने स्टार्ट किया था, जैसा कि पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 कंटिन्यू करूँगी। मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सिमिलर चीज़ नहीं है। ब्रीदिंग जो है वो है आपका नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, कौन सी गैस आप अंदर ले रहे हो, कौन सी गैस आप बाहर निकाल रहे हो, ये चीज़ होता है ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन ये होता है कि आपने जो गैस अंदर ली है उस गैस का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूज़ है, कैसे उसका यूज़ करके आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। आपने जो O2 अंदर ली वो किसको जाके अंदर ब्रेक डाउन कर रही है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ जाती है, कंबाइन होती है या ब्रेकडाउन करती है, और ब्रेकडाउन के रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, CO2, H2 और एनर्जी। ये चीज़ होता है पूरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इंटरनल सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी अंदर होने वाला प्रोसेस। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड रहे, याद रहे, फिर आगे की चीज़ पढ़ाऊँगी। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी सेल के अंदर चली गई O2 हमने अंदर ले ली। ब्रीदिंग का मतलब है कि कौन सी गैस अंदर गई, कौन सी गैस बाहर गई, बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कहलाता है रेस्पिरेशन, जिसमें आपने जो O2 अंदर भेजी है वो अंदर जाके क्या क्या एक्टिविटी कर रही है या क्या प्रोसेस कर रही है, उस चीज़ को हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। उसके लिए हमने एक टेबल दी थी, और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन को हमने छोटा बेसिक जो उसका डिफरेंस था दोनों में क्या फ़र्क होता है वो चीज़ देखी थी। उसके बाद मैं अब लूँगी आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं। वो भी किस डिपेंड करता है कि आपने O2 को यूज़ किया या O2 को यूज़ नहीं किया। इस बेस पर रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, यानी 2 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट हो जाता है एरोबिक और सेकंड होगा एनएरोबिक। इसको देखेंगे डिटेल में। आप सबके सामने अपनी बुक रखी हुई है, अपने साथ एक पेंसिल भी रखा करो। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ कि ये लाइन आपको नोट करनी है, आपको वो चीज़ नोट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दे रखा है मैं उसको आपको रीड करवा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको उसको समझना है अच्छे से। जैसे यहाँ दे रखा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये टेबल हमने देख ली थी। आई होप आपने इसको नोट्स में भी उतार दिया होगा, यही आपका होमवर्क था। यहाँ पे दे रखा है अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन ऑफ 2 टाइप। कौन O2 का कितना यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेस्पिरेशन की 2 कैटेगरी बनाइए। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। द वर्ड एरोबिक मीन्स दैट ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। वर्ड एरोबिक का मीनिंग है, आप यहाँ पे लिख दो पेंसिल से, एरोबिक का मीनिंग है नीडेड O2। क्या लिखोगे? नीडेड O2, ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। जैसे ही आगे आएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या आएगा? O2 एब्सेंस, O2 की एब्सेंस में। तो यहाँ पर क्या वर्ड लिखना है आपको? नीडेड O2, मतलब रिक्वायर्ड O2। इस प्रोसेस में आपको O2 की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस द फूड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द सेल। वही चीज़ है जो मैंने आपको बहुत बार बताई है, ये रही रिएक्शन में मैंने आपको सेकेंड लेसन में भी बताया और इस लेसन में फिर से आ गया ये। इसीलिए सेकेंड लेसन के बाद मैंने 9th लेसन लिया है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, 6 इसलिए लिया है क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए 6 O2 की ज़रूरत पड़ती है, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फिर एंजाइम आएगा बीच में, जिससे मैंने बताया था एंजाइम से किसी भी रिएक्शन की रेट, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से CO2, H2O और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनर्जी कितनी? तो 38 ATP बनेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये जो रिएक्शन है, आई होप पूरी क्लास को अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत ईजी, ये आपको लर्न करनी है। अभी तक आप जैसे 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं तो उसमें आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मैंने बोला था कि हमेशा याद कर लेना, फोटोसिंथेसिस की याद होगी। अब आपको ये याद करनी है, क्यों? क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड है। मतलब हम जो ग्लूकोज या हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर O2 के आने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो ये आपको रिएक्शन लर्न हो जानी चाहिए। द फूड मॉलिक्यूल्स आर देन ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। लैंग्वेज लिखो या फिर ये लाइन लिखो, रिएक्शन लिखो। ये क्या बोल रहा है कि आपने जो फूड मॉलिक्यूल लिया अंदर वो ब्रोकन डाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। किस में ब्रेकडाउन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में, वाटर यानी H2O में, और साथ में एनर्जी रिलीज हुई। उस एनर्जी को बोलते हैं 38 ATP, यानी इतने मॉलिक्यूल में आपको एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को उसके बर्न से आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाँ, ऑल फूड मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। जितना भी फूड आप खाते हो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लो, फैट लो, जो भी लो, उसमें आपको 3 चीज़ें तो बेसिकली मिलती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 चीज़ें यहाँ पर भी दे रखा है। ऑल फूड मॉलिक्यूल, सारे फूड मॉलिक्यूल्स में 3 चीज़ें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे है ना, देखो
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमारा ये क्या है? फूड मॉलिक्यूल। इसके अंदर 3 चीज़ें। हाइड्रोजन टू वाटर, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स द कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen to water H2O. At the same time the process sets free energy which the cell can use to drive either other reaction। मतलब ये कि आपने जो लिया, ये जो फूड लिया उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब आपको लगेगा ना ये चीज़ थी, इतनी सी चीज़ के आ जाने से ये ऐसे कैसे बन गया? तो ये रिएक्शन है, ये ऐसे ही होता है। यहाँ पर जो हुआ है वो चीज़ है ऑक्सीडेशन। C6H12O6 जो कन्वर्ट हुआ है वो CO2H2O में क्यों हुआ है? तो आपका आंसर है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से आपका ग्लूकोज जो है वो CO2 और H2O में टूट चुका है या ऑक्सीडाइज हो चुका है। यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स द कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाएगा। द सेम टाइम द प्रोसेस सेट्स फ्री एनर्जी विच द सेल कैन यूज टू ड्राइव अदर रिएक्शन। और एनर्जी मिलेगी, इस एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी की सारी एक्शन, सारी जो प्रोसेस या रिएक्शन होगी वो इसी की वजह से कंप्लीट होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी सम्ड अप बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये रिएक्शन लिखनी है अपने नोट्स की नोटबुक में। ये रिएक्शन लिख दो। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ये आपको मैं अलग से बनवाऊंगी और वो भी टेबल में। नेक्स्ट ही पेज पे आपकी टेबल आ रही है, वो आपको होमवर्क में बनानी है। यहाँ पर देख लेते हैं और क्या लिखा है इसके बारे में। ऑल्दो द एनर्जी दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस, सम ऑफ इट्स ऑलवेज अपीयर्स एज हीट इन वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी में कंटिन्यू ब्लड का फ्लो होता रहता है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं, यानी कि ये कि हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपरली वेसल्स में फ्लो होता है और कंटिन्यूसली फ्लो होता है। और आपको पता है जो चीज़ फ्लो करती है उसका टेम्परेचर भी हमेशा इंक्रीज होता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। कौन कौन से होते हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स तो आपको पता ही है। मैमल्स वो एनिमल है जो डायरेक्ट बेबी को बॉर्न करते हैं, एग्स नहीं देते। सम ऑफ द हीट रिलीज इज रिटेन टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी से कुछ हीट को रिलीज करते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू एक प्रॉपर बना रहे। इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, reptiles and fish, the heat may be build up for a time and allow the animals to move about faster. In plants the heat is lost to the surrounding as fast it is produced. आपको पता है प्लांट की बात करें तो प्लांट में तो जो हीट होती है वो बहुत फटाफट निकल जाती है। मतलब ये कि अगर कोई प्लांट गर्म होता है ना, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा प्लांट से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। आप सोचते हो कि एक तो ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से ये प्लांट अपना पानी लॉस क्यों कर रही है? तो वो इसलिए लॉस करती है ताकि उनकी बॉडी क्या हो जाए? कूल डाउन हो जाए। आपकी बॉडी कब स्वेट निकलती है? आपको कब पसीना आता है? जब आप ज़्यादा एक्टिविटी कर लेते हो, जब आप ज़्यादा हैवी वर्क कर लेते हो, जब आप एक्सरसाइज हो जाती है, ज़्यादा कुछ आप हैवी लोड उठा लेते हो, तब आपकी बॉडी सिक्रीट करती है स्वेट यानी पसीना। इसलिए सिक्रीट करती है क्योंकि जब आप ज़्यादा वर्क करते हो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड पंपिंग फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फिर उस बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं बढ़ने देने के लिए, जैसे होता है ना हर चीज़ में, कंप्यूटर में CPU होता है, एक फ़ैन होता है ताकि उसके टेम्परेचर को हम कंट्रोल करते रहे। तो हमारी बॉडी में भी स्वेट निकल जाना बॉडी को वापस कूल डाउन करना होता है। जैसे ही पसीना आ जाता है आपकी बॉडी वापस क्या हो जाती है? कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ दे रखा है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल तो बर्ड्स एंड मैमल्स हो गए। अब यहाँ पे अंडरलाइन करना कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से? रेप्टाइल्स और फिश। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी मैं। जो टेबल है वो आप बना के लाओ तो और अच्छी बात है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 3 पढ़ रहे थे द दिल्ली सल्तनत। इसके अंदर हम जो डायनेस्टीज पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था, खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था, तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं, जो तैमूर का इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसके बाद जो नई डायनेस्टी आई थी सैयद डायनेस्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? सैयद डायनेस्टी में कौन कौन से राजा महाराजा आए थे, कितने समय तक उनका शासन चला था। The Sayyid dynasty was formed amidst chose when there was no figure or authority to
कंट्रोल दिल्ली देयर वर 4 सैयद किंग्स। कितने राजा महाराजाओं के बारे में आता है? 4 राजा। और ये कब बनी थी? जब वहाँ पे क्या हो रहा था, अराजकता फैली हुई थी, कोई शासन करने वाला नहीं था, कोई अच्छी अथॉरिटी नहीं थी। तो उस समय कौन सी डायनेस्टी आई थी? सैयद डायनेस्टी। क्योंकि तैमूर जो शासक था जिसने भारत के ऊपर इन्वेड किया था, आक्रमण किया था, उस समय यहाँ पर ये अपना अधिकार, अपना पावर किसको दे के गया था? खिज्र खां को दे के गया था। और खिज्र खां ने यहाँ पर फिर क्या किया था? नए शासन की स्थापना की, जिसको सैयद डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। खिज्र खां के बारे में दे रखा है सबसे फर्स्ट में 1414 से लगाकर 1421 तक। खिज्र खां वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान बाय फिरोज शाह तुगलक। He participated in the war of succession among the rival princes after the death of फिरोज शाह। तो क्या दे रखा है? खिज्र खां वॉज अपॉइंटेड। खिज्र खां को किसका अपॉइंट किया गया था? फिरोज शाह तुगलक ने उसको एज ए गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया था। ही पार्टिसिपेट इन द वार ऑफ सक्सेशन। जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, राइवल प्रिंसेस का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, सामने से जो होता है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जो होते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह, कब हो रहा था? जब फिरोज शाह की डेथ हो गई थी, उस समय उनके जो उत्तराधिकारी थे वो आपस में सीट के लिए, थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे। वेन तैमूर अटैक्ड इंडिया, जब तैमूर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, ही ऑफर्ड ही सर्विस टू तैमूर। तो उसने यहाँ पर ऑफर की थी सर्विस। किसने ऑफर की थी? तैमूर ने ऑफर की थी। तैमूर वॉज प्लीज्ड विथ हिज सर्विस एंड बिफोर ही लेफ्ट इंडिया। तैमूर ने क्या था? खिज्र खां को उस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया था और वो भारत छोड़ के चला गया था। ही अपॉइंटेड खिज्र खां इज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर। दे रखा है यहाँ पर। खिज्र खां को किस किस का गवर्नर बनाया था? मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का। और वो जो तैमूर था वो उसने क्या किया था? वो भारत छोड़ के चला गया था। ड्यूरिंग दिस रीजन, उस समय फिर क्या हुआ? द सूबेदार ऑफ पंजाब and Doab broke out in revolt and his whole period was spent in trying to suppress them. Khizr Khan ruled till 1421. He was succeeded by his son मुबारक शाह। क्या दे रखा था? उस समय जो जितने भी शासन करने वाले थे, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सूबेदार, कहाँ के सूबेदार? पंजाब के, बठिंडा के और दोआब। ब्रोक आउट इन रिवोल्ट, वो विद्रोह को तोड़ना चाहते थे। एंड हिज होल पीरियड वॉज स्पेंट इन ट्राइंग सप्रेस देम। और पूरा समय जो शासन चला था, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, उसको मतलब कि कंट्रोल में लेना चाहते थे, उसको दबाना चाहते थे। खिज्र खां रूल्ड, खिज्र खां ने शासन कहाँ तक किया था? 1421। ही वॉज सक्सेस्ड बाय हिज सन मुबारक शाह। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी आया था वो कौन आया था? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने कितने समय तक शासन किया था? 21 से लगाकर 34 तक। लाइक हिज फादर, मुबारक शाह वॉज एन एफिशिएंट रूलर। क्या दे रखा है? अपने पिता की तरह ही मुबारक शाह भी क्या था? एक अच्छा शासक था। ही अंडरटुक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जागीरदार एंड नॉबल्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देम। क्या दे रखा है? डिसिप्लिनरी, मतलब कि अच्छे डिसिप्लिन के साथ उसने क्या किया था? जो भी नॉबल्स थे, जो भी जागीरदार थे, उनसे रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पूरे अच्छे डिसिप्लिन के साथ कलेक्ट किया था। लेकिन उसने फिर बाद में क्या किया था? दिस एसिडेशन ऑफ राइट ऑफ द सुल्तान डिस्प्लेस्ड द जागीरदार एंड नॉबल्स हु ट्रीटेड देयर प्रोविंसेस एज देयर ऑन प्रॉपर्टी। उसने यहाँ पर क्या किया था? दी एसिडेशन ऑफ राइट ऑफ द सुल्तान, उसके पास जो पावर था तो उसने वहाँ पर यहाँ पे क्या कर दिया था? मिसयूज़ कर दिया था और उन लोगों को जो जागीरदार और नॉबल्स थे उनको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था एज देयर ऑन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जिन लोगों ने यहाँ पर नॉबल्स की वजह से, जागीरदारों की वजह से उसका शासन चल रहा था और वो यहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती फिर ज़्यादा रेवेन्यू लेना करना ये कर दिया था, तो वहाँ पर उन लोगों के माइंड में ये आ गया था कि ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा है और बल्कि हमसे ज़्यादा टैक्स और ले रहा है। तो वहाँ पर वो लोग उनसे क्या हो गए थे? नाराज़ हो गए थे। किससे? मुबारक शाह से। इट क्रिएटेड ट्रबल फॉर द सुल्तान हु हैड टू फाइट अगेंस्ट हिज ऑन नॉबल्स हु वर अगेंस्ट हिम। देखो दे रखा है यहाँ पर, तो जितने भी वो नॉबल्स थे वो क्या हो गए? फाइट अगेंस्ट हिज ऑन नॉबल्स। जितने भी रईस लोग, नॉबल्स का मतलब रईस कह सकते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, उन्होंने क्या किया? उसके विरोध फाइट, यानी कि उसके विरोधी हो गए थे वो। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं मोहम्मद शाह। इनका शासन चला था 34 से 43। द नोबल्स पुट मोहम्मद शाह ऑन द थ्रोन। अब सिंहासन पर कौन बैठ गया था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वॉज मुबारक शाह नेफ्यू। मोहम्मद शाह जो था वो मुबारक शाह का क्या था? नेफ्यू, यानी कि भतीजा था। ही वॉज ऑथराइज्ड टू रूल अ मेगरी एरिया अराउंड 30 माइल्स। उसका जो शासन था, मेगरी का मतलब होता बहुत कम शासन था, कितना दे रखा? 30 माइल्स।
द रेस्ट ऑफ द सल्तनत वॉज रूल्ड बाय द नोबल्स। उसके बाद का जो शासन बचता है, मतलब कि जो क्षेत्र बच जाता है, उसके ऊपर कौन शासन करता था? जो नोबल्स लोग थे, जो रईस लोग थे, वो वहाँ पर शासन करते थे। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन अलाम शाह। इनका शासन चला था 43 से 51। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह हिज सन टुक ओवर द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ अलाम शाह। क्या दे रखा है? आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह की जब डेथ हो जाती, हिज सन, उनका जो पुत्र था वो सिंहासन पर बैठता है, जिसका नाम क्या था? अलाम शाह। द लास्ट सैयद किंग लॉस्ट दिल्ली टू बहलोल लोदी इन 1451। क्या दे रखा है? यह सैयद वंश का लास्ट राजा था, जिस बहलोल लोदी के हाथों से इनका जो शासन था वो क्या हो गया था? 1451 में ख़त्म हो गया था। विथ दिस द सैयद डायनेस्टी केम टू एन एंड। और यहाँ पर सैयद वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। किसके हाथों होता है? बहलोल लोदी के हाथों से। अब यहाँ पर क्लियरली हमको पता चल रहा है कि अब जो नया शासन आया वो किस डायनेस्टी का आया? लोदी डायनेस्टी का आया। लोदी डायनेस्टी के अंदर भी हम 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या दे रखा है लोदी डायनेस्टी के अंदर। द लोदी डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गजलाई ट्राइब ऑफ अफगान। देयर वर 3 मेन रूलर्स ऑफ लोदी डायनेस्टी। इनकी जो स्थापना हुई थी वो अफगान में कौन से ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, गजलाई नाम की जो जनजाति है उससे इनकी वंश की स्थापना हुई थी। देयर वर 3 मेन रूलर्स ऑफ लोदी डायनेस्टी। इनके अंदर हम 3 जो मेन डायनेस्टी वंश के लोग आते हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो किसके बारे में दे रखा है? बहलोल लोदी। इसका शासन चला था 51 से 88 तक। बहलोल लोदी वॉज एन अफगान रूलर एंड फाउंडर ऑफ द लोदी डायनेस्टी। अंडरलाइन कर देना यहाँ पर, लोदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पीछे क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिखना है बहलोल लोदी। He spent most of his time in fighting against the शरीक डायनेस्टी and ultimately annexed it। देखो क्या दे रखा है? स्पेंड का मतलब गुजारना। इसने अपना मोस्ट ऑफ टाइम किसके लिए गुजारा था? फाइटिंग अगेंस्ट द शरीक डायनेस्टी। जो शरीकी डायनेस्टी थी उससे फाइटिंग करने में, लड़ाई झगड़े करने में इसने अपना ऑलमोस्ट समय निकाल दिया था। एंड अल्टीमेटली एनेक्सेड इट। और अल्टीमेटली उसने क्या कर दिया? उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। He placed his eldest son Barbak on the throne of जौनपुर and his second son सिकंदर succeeded him after his death। इसने जो इसका बड़ा पुत्र था बर्बक, उसको तो उसी समय जब ये जिंदा था उसी समय इसने जौनपुर का राजा उसको बना दिया था, शासक बना दिया था। और उसका जो दूसरा पुत्र था सिकंदर, उसको इसकी डेथ के बाद इसका उत्तराधिकारी बना दिया था। नेक्स्ट आता है सिकंदर लोदी। इसका शासन चला था 88 से 17 तक। सिकंदर लोदी हुज रियल नेम वॉज निजाम शाह। अंडरलाइन कर देना आप लोग। सिकंदर लोदी जिसका असली नाम क्या था? निजाम शाह था। एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1488। ये सिंहासन पर कब बैठा था? 1488। यहाँ पर भी दे रखा है जब इसके पिताजी की डेथ हो गई थी, बहलोल लोदी की जब डेथ हो गई थी तो उस समय सिंहासन पर कौन बैठा था? सिकंदर लोदी। ही इज बिलीव्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ऐसा माना जाता है कि लोदी डायनेस्टी का जो सबसे अच्छा जो राजा था वो कौन था? सिकंदर लोदी। इन 1503 he founded the city of Agra and made it the headquarter of his army। क्या किया था इसने? आगरा सिटी को फाउंड किया था और इसने यहाँ पर अपना आर्मी का हेडक्वार्टर बनाया था। कहाँ पर बनाया था? आगरा में। सिकंदर वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक बहुत अच्छा प्रशासन करता था। लाइक बलबन ही मेंटेन द डायनिटी ऑफ हिज ऑफिस। क्या दे रखा है? बलबन की तरह ही यह भी क्या करता था? इसकी जो ऑफिस का जो सारा कार्य होता था उसमें अच्छा समन्वय बना के रखता था। ट्रेड वॉज प्रमोटेड थ्रू बेटर एंड प्रोटेक्टेड रोड। क्या दे रखा? ट्रेड, व्यापार जो इसके क्षेत्र में चलता था वो बहुत अच्छा चलता था और इसने सारी सड़कों को भी अच्छा प्रोटेक्ट कर रखा था कि कोई भी दूसरा आए और उसके ऊपर अटैक और ऐसे नहीं कर सके। द बुक तारीख दाऊदी स्पीक्स हाईली ऑफ द सुल्तान। एक बुक आती है यहाँ पे, अंडरलाइन कर देना। बुक का नाम है तारीख दाऊदी, जिसके अंदर सुल्तान के बारे में बता रखा है। इन 1570 ही फेल इल एंड डाइड। 1517 के अंदर ये क्या होता है? बीमार हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। द लोदीज बिल्ट टॉम्ब इन गार्डन्स। गार्डन के अंदर, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरे बनाना। जब भी ये मुस्लिम जो भी पर्सन थे, पर्टिकुलर पर्सन्स की याद में जब कोई मर जाता था, कर जाता था, तो उनकी याद में क्या बनाते थे? टॉम्ब बनवाते थे, मकबरे बनाते थे। तो गार्डन में इसने भी क्या करवाया था? टॉम्ब का निर्माण करवाया था। यहाँ आपको पिक्चर में भी बता रखा है लोदी टॉम्ब। द मुगल्स लेटर एडप्टेड द स्टाइल। और बाद में इनकी जो स्टाइल थी, ये टॉम्ब बनाने की जो स्टाइल थी, मुगल जो रूलर्स आते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं।
लास्ट आता है इसके अंदर इब्राहिम लोदी, कि इब्राहिम लोदी ने क्या किया था। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा था, यानी कि पूरा जो अपन लेसन पढ़ रहे हैं पांचों वंश के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे लास्ट जो राजा आता है वो कौन आता है, इब्राहिम लोदी आता है। ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी, जो सिकंदर लोदी का पुत्र था। एंड सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1570 CE। ही वॉज पीविश एंड इल टेम्पर्ड। क्या दे रखा है यहाँ पर, पीविश। पीविश का मतलब कह सकते हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो और चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। एंड इल टेम्पर्ड, बीमारी कहते हैं बीमारू लोग होते, कुछ लोग चिड़चिड़ करते रहते हैं, जिनको किसी लोगों को पसंद नहीं करता, अपने आप में ही रहना, वैसा था। पीविश का मतलब यहाँ पे कह सकते हो चिड़चिड़े बिहेवियर का। एंड लॉस द सिंपैथी ऑफ हिज रिलेटिव एंड नोबल्स। अब उसके इस बिहेवियर के कारण से उसने क्या किया, जितने भी उसके रिलेटिव्स थे और जो नोबल्स थे, उनकी जो सिंपैथी थी, जो सहानुभूति थी, वो उसने खो दी थी। रिवोल्ट ब्रोक आउट एवरीवेयर, सब तरफ क्या हो गया था, विद्रोह स्टार्ट हो गया था। अलाम खां हिज अंकल, ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो उसके लिए, अलाम खां जो कौन था, इब्राहिम लोदी का अंकल था। वेंट टू बाबर इन अफगानिस्तान, वह कहाँ पर जाता है, बाबर जो एक मुगल शासक था, कहाँ पर जाएगा, अफगानिस्तान। एंड इन्वाइटेड हिम टू इन्विटेड दिल्ली। देखो क्या किया था, अपने ही वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक कहावत कह जाती, जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, जो उसका इब्राहिम लोदी का अंकल था अलाम खां, उसने क्या किया, अपने ही भतीजे के खिलाफ वो कहाँ पर जाता है, बाबर के पास जाता है जो अफगानिस्तान में होता है, और उसको इन्वाइटेड करता है कि आप लोग आकर क्या करो, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मुगलों का जो शासन स्टार्ट हुआ था वो किसके कारण हुआ था, इन्हीं राजाओं की वजह से हुआ था। इनके ही आपस में ऐसे मतभेद रहे होंगे या ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, जिसके कारण से उसका चाचा कहाँ पर चला जाता है, अफगान जो शासक था बाबर, उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो, और वो उनका साथ देता है वहाँ पर। बाबर द मुगल किंग ऑफ अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। अब क्या बाबर को वो बुलाने गया तो वो आएगा ही, सामने से अगर आप दुश्मन को बुलाने जाओगे और आपको ऐसा कोई सपोर्टिव मिल जाता है तो वो आक्रमण करेगा ही। तो यहाँ पर भी बाबर ने क्या किया, भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। ही रिच्ड पानीपत, वो कहाँ पर पहुँचा, पानीपत नियर दिल्ली, जो किसके पास है, दिल्ली के पास में, इन 1526। अंडरलाइन करना है यहाँ पर, क्वेश्चन आता है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था, अफगान रूलर और इब्राहिम लोदी के बीच में। देयर वॉज ए फायर्स बैटल बिटवीन द फोर्स ऑफ बाबर एंड इब्राहिम। अब दोनों की जो सेना थी, दोनों ने बराबर युद्ध किया था। इब्राहिम वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, लेकिन इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। दस द दिल्ली सल्तनत केम टू एंड। यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनतों का जो शासन चल रहा था, पांचों जो वंश आए, उन पांचों वंश का यहाँ पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, और इस समय के बाद भारत में जिस वंश की स्थापना होती है वो आ जाता है मुगल वंश। और यहाँ से हम जो अब आगे की हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे हम मुगलों के बारे में, कि मुगल वंश ने किस प्रकार से शासन किया था। तो यहाँ पर अपनी पांचों डायनेस्टीज कंप्लीट हो जाती है। इनके नोट्स आप बना लेना। नेक्स्ट जो दे रखा है कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 3 के अंदर हमने वस्त्रों के बारे में पढ़ा था। जावंत, रेशे, ऊन। ऊनी वस्त्र का उपयोग हम सर्दी के मौसम में करते हैं। सर्दी के मौसम में हमें अत्यधिक ठंड लगती है, उससे बचने के लिए हम ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। गर्मी के मौसम में हमें अधिक गर्मी लगती है, धूप लगती है, तो उससे बचने के लिए हम सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं। आप इस अध्याय में यही पढ़ेंगे, गर्म और ठंडा, ठीक है ना। यानी कि अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं को संपर्क में आए होंगे। कुछ वस्तु ठंडी होगी तो कुछ वस्तु गर्म होगी। जैसे चाय, चाय कैसी होती है, गर्म। बर्फ़ कैसी होती है, ठंडी। तो हम यही देखेंगे कि हम देखते हैं कि कुछ वस्तु ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की तुलना में, है ना, कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। कुछ थोड़ी गर्म होती है तो कुछ अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो हम कैसे ज्ञात करें कि यह ठंडी है या गर्म है?
तो हम स्पर्श करके उसको छू कर, ठीक है ना, तो हम प्राय इसका पता वस्तु को स्पर्श करके लगाते, ठीक है ना। तो क्या यह स्पर्श करके हम पूर्ण रूप से पता लगा सकते हैं कि ये कितनी ठंडी है या कितना गर्म है? हम इसके लिए क्रियाकलाप करेंगे कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। देखो हम 3 पात्र लेंगे, एक आपके सामने देख रखा है डायग्राम, 1, 2 और 3। अपने घर में कोई भी 3 बर्तन ले लीजिए, तीनों में आप समान मात्रा में पानी, अब पहले आप अंकित कर लो A, B एंड C। अब A में आपको कौन सा पानी डालना है? A में बिल्कुल ठंडा पानी, A वाले बर्तन के अंदर आपको कैसा पानी? ठंडा पानी डालना है। B वाले बर्तन के अंदर आपको गर्म पानी डालना है, ठीक। और C वाले में समान, यानी कि न तो वो ठंडा हो न ही गर्म हो। अब आप अपने एक हाथ, दायां हाथ A में, बायां हाथ B में, यानी अपना एक हाथ A में और एक हाथ B में छूकर स्पर्श करके पता लगाओ कि कौन सा पानी कैसा है। तो हम देखेंगे कि A के अंदर जो अपना हाथ है वह ठंडा है, B के अंदर जो हाथ है वह गर्म है। अब दोनों हाथों को, ठीक है ना, C वाले के अंदर आपको डालना है। C वाले में डालेंगे तो हम पूर्ण रूप से पता नहीं लगा सकते कि यह ठंडा है या गर्म है, क्योंकि A वाला जो हाथ है हमें ठंडा बताएगा, B वाला हाथ हमें गर्म बताएगा। तो हम इस प्रकार महसूस नहीं कर सकते कि कोई पानी कितना गर्म है या ठंडा है। अच्छा, गर्म पानी इतना भी ना डाल दें कि आप जल जावे, है ना, ये ध्यान रखना। तब हम कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? तो किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय माप ज्ञात करने के लिए, यानी कि ताप ज्ञात करने के लिए हम तापमापी का उपयोग करते हैं। यानी कि किसी वस्तु की ऊष्मा ज्ञात करने के लिए या ताप ज्ञात करने के लिए हम तापमापी का उपयोग करते हैं। तो ताप मापने के लिए उपयोग में आने वाली युक्ति, यानी कि जो उपकरण हम ले रहे हैं उसको हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। हम वस्तु के गर्मपन ज्ञात करने के लिए, ताप ज्ञात करने के लिए तापमापी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अब देखो आप तापमापन, जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर यानी कि ताप को थर्मामीटर यानी कि तापमापी से मापा गया था। जब आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो तो हम किससे उसका टेम्परेचर नापेंगे? तापमापी से, ठीक है ना। तो हम उस तापमापी को क्या कहते हैं? जो शरीर का ताप मापने, डॉक्टर तापमापी। डॉक्टर तापमापी से हम शरीर का ताप ज्ञात कर सकते हैं या करते हैं। याद रखना, डॉक्टर तापमापी से शरीर का ताप मापा जाता है, ठीक है। अब देखो यह किस प्रकार से होता है। ये देखो आपके सामने एक तापमापी है, आप अपनी नोटबुक में भी देखिए। ये डॉक्टर तापमापी है जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक नापा गया है। अब इसके अंदर दो तरह से नापा गया है, एक तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 94 डिग्री सेल्सियस से 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है ना। यानी कि डॉक्टर तापमापी में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। ये पूरा एक देखो कांच की नली है, इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? पारा। हाँ, बल्ब के बाहर नली में पारे की पतली चमकधारी दिखाई देती। देखो इसके अंदर एक धारी दिखाई देगी, ठीक है ना। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने के लिए मापक्रम स्केल भी दिखाई दे रही। उपयोग में किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस में, ये जो है ना डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री से 42 डिग्री तक टेम्परेचर, और थर्मामीटर में, ठीक है ना। और दूसरी एक और मापक्रम दे रखा है 94 डिग्री से 94 फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। देखिए इसमें 2 पैमाना दे रखा है। ऊपर देखेंगे तो आप 35 डिग्री से 42 डिग्री, नीचे देखोगे तो 94 यानी कि 94 डिग्री से 108 फ़ारेनहाइट। ये 2 प्रकार के माप दे रखे। अब देखो
भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है। अपने इंडिया के अंदर सेल्सियस पैमाना 35 डिग्री से 42 डिग्री जो टेम्परेचर दे रखा है वो अपने इंडिया के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, इंडिया का। और दूसरा प्रक्रम फ़ारेनहाइट का है जिसका परिसर 94 डिग्री से 108 डिग्री इससे पहले प्रयोग में किया जाता था। तो आप एक काम करिए, आज के दिन में आप ताप कैसे ज्ञात करेंगे? हम अपने शरीर का ताप किस तापमापी से ज्ञात करते हैं और डॉक्टर तापमापी क्या है, इसके बारे में आप अपनी नोटबुक के अंदर मेन पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। और इस डॉक्टर थर्मामीटर का जो डायग्राम बना हुआ है वो भी अपनी कॉपी के अंदर नोट करके इसको याद कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 5वें का सी देखेंगे आज, ठीक है। देखो इसके अंदर हम लोग को चार चीजें नजर आ रही है, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। अब चार संख्याओं वाला मैंने आपको सिखाया ही नहीं था, दो संख्या वाला सिखाया था, एक क्रम विनिमयता नियम जिसके अंदर a इंटू बी बराबर b इंटू a गुणन नियम, उसके बाद साचेता नियम बताया था मैंने a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी कोष्टक में लिखेंगे दोनों तरफ। तो देखो यहाँ चार संख्या के समय में चार संख्याओं को अपन पहले क्या करेंगे, दो संख्याओं में या सॉरी तीन संख्याओं में इसको बदलेंगे। देखो तीन संख्याओं में इसको बदलता हूँ, 15 का 15 रहने देता हूँ और 25 -25 का गुणा -4 से करता हूँ, क्या आता है प्लस के 100, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस आएगा, और 25 का गुणा में 4 से गुणा तो 100, ठीक है, इंटू जो माइनस है। अब देखो a इंटू बी इंटू सी हो गया। यहाँ पे मैं लगाता हूँ साचरेता गुणधर्म, क्या नियम लगाता हूँ, साचरेता गुणधर्म। और साचरेता गुणधर्म क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी, देखा ध्यान से, साचरेता गुणधर्म a इंटू बी इंटू सी, ये दोनों कोष्टक में, इधर a इंटू बी इंटू सी, यहाँ a इंटू बी कोष्टक में, यहाँ b इंटू सी कोष्टक में। आगे देखिए, यहाँ a एगा b एगा c एगा, ये कितना 15, b कितना 100, c कितना -10। तो इन तीनों की वैल्यू इन दोनों के अंदर रख रहा हूँ। देखो a बराबर कितना 15 इंटू b कितना है 100 इंटू c कितना -10, ये -10, ये हो गया कंप्लीट। उसी प्रकार बराबर लगा a कितना है 15 इंटू b कितना है 100 और कितना बड़ा इंटू c कितना है -10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे चलो, 15 का 15 इंटू 100 इंटू -10, 100 का गुणा -10 से करूँगा तो क्या आएगा -1000, ये माइनस का 1000 बराबर इधर देखना 15 इंटू 100 गुणा क्या आया 1500 इंटू -10। आगे देखो इसी कड़ी में 15 का गुणा 1000 से करूँगा माइनस के, तो कितने आएंगे -15,000, और इधर 1500 का गुणा -10 से करूँगा तो -15,000। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों तरफ -15,000, इसका मतलब यहाँ पे मैंने कौन सा गुणधर्म लगाया, साचरेता गुणधर्म। इसी कड़ी में देखो आगे अपन चलते हैं। आगे अपन देखो सवाल नंबर डी मैंने बता दिया था आपको, एफ की इसी तरह से अपन को एफ में क्या होगा, वितरण नियम लगेगा। यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, वितरण नियम। जैसे ये सवाल किया था 5 का ए, वैसे ही ई वाला है, सॉरी ई वाला। अगर मैं यहाँ पे आपका बता रहा हूँ, ये देखना 50 - 2 वाला एफ वाला लिखो, एफ सवाल नंबर एफ देखना 7 इंटू 50 - 2। यहाँ पे वितरण गुणधर्म लगा सकता आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ध्यान से देखना, मैं यहाँ वितरण गुणधर्म लगा रहा हूँ, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। देखो इधर वितरण गुणधर्म, वितरण गुणधर्म क्या होता है, वितरण गुणधर्म आपने सुना होगा, a इंटू कोष्टक b प्लस c बराबर a इंटू कोष्टक b, सॉरी a इंटू b प्लस a इंटू c, ये होगा। यानी a का गुणा b से करेंगे, a का गुणा c से करेंगे। ये इसको खोल लूंगा पूरा पूरा, ये आपका इस फॉर्म में है पूरा, इसको मैं इस फॉर्म में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे a बराबर कितना आपका 7, b बराबर कितना है 50 और c बराबर कितना -2, क्या है -2। ध्यान रखना, इसको मैं इस फॉर्म में रख रहा हूँ। देखो इधर यहाँ रख रहा हूँ, a बराबर कितना है 7 इंटू b बराबर कितना है 50, फिर प्लस के a बराबर 7 और b बराबर क्या है -2। ठीक है, इसको हल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से।
इन दोनों का गुणा करो 7 × 5 35 350 ये प्लस के साथ माइनस के 2 तो प्लस 7 का गुणा माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 से क्या आएगी 7 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 14 350 में 14 निकालो 350 में 14 0 में से 4 ले जाते हैं हाथ से लेंगे 10 में से 4 गए तो 6 यहाँ कितने बचे 4 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ पे 336 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर जी आपको करना है और एच भी आपको करना है। देखो इसी पेज में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, किसी हिमीकरण का मतलब होता है ठंडा हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी पहले कमरे का तापमान कितना है, देखो इधर कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। देखो प्रति घंटे कम करने की आवश्यकता 5 डिग्री सेल्सियस। यानी अभी कमरे का जो फर्स्ट में तापमान है वो 40 डिग्री है और 1 घंटे में 5 डिग्री दर से अपन को 5 डिग्री सेल्सियस की दर से अपन को क्या करना है, कम करना है। देखो इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। यानी अभी तापमान आपका कितना है 40 डिग्री है, प्रत्येक घंटे क्या हो रहा है 5-5 डिग्री कम पड़ रहा है, तो 10 घंटे बाद कितना होगा। देखो इधर पहले क्या कर रहा हूँ 10 घंटे बाद कमरे का तापमान। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट अभी तापमान कितना है कमरे का 40 डिग्री और प्रति घंटे कम कर कितने हो रहा है 5 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 5-5 डिग्री कम हो रहा है। तो 10 घंटे बाद कितने कम होगा, देखो तो 10 घंटे में कितना कम होगा, देखो 1 घंटे में 5 डिग्री कम होगा, 10 घंटे में क्या होगा 10 × 5 यानी 50 डिग्री कम होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना डिग्री कम होगा 50 डिग्री। अभी तापमान कितना है, तो क्या कह रहा है सवाल 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान वापस लिख रहा हूँ मैं 10 घंटे बाद कमरे का तापमान। देखो इधर अभी कितना 50 डिग्री कम हो गया, तो पहले कितना था 40 डिग्री था, फिर 50 डिग्री कम हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको पहले ही बताया था गणित के अंदर जब एक 40 डिग्री और ये 50 डिग्री माइनस का, जब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो बड़ी संख्या का निशान लगाओ और -50 में से प्लस के 40 गए तो माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको पता होना चाहिए कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा -10 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सवाल नंबर 6। देखो इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आप करने की कोशिश करना, बहुत ही ईजी है। ये एक आधा मैं बता देता हूँ, 7 2-3 क्वेश्चन है, 7 के अंदर 2 क्वेश्चन में बता देता हूँ आपका, 2 क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना है, 1 क्वेश्चन आप करना है। देखो इधर 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। मतलब कोई कक्षा टेस्ट है जिसके अंदर सही अंक मिल रहे हैं तो 5 अंक मिलेंगे आपको, अगर आप गलत उत्तर दे रहे हो तो 2 अंक कट रहे हैं। ठीक है, तो प्रयत्न किए गए प्रश्नों के लिए शून्य दिया जाता है। देखो तो पहला क्वेश्चन देखेगा मोहन 4 प्रश्न, साथियों का पहला देखना मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। क्या कर रहा है मोहन 4 प्रश्नों का उत्तर तो क्या कर रहा है सही दे रहा है और 6 प्रश्नों का उत्तर क्या कर रहा है गलत दे रहा है। तो क्या कहना है सवाल, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो पहले देखो सही उत्तर के लिए अंक, सही उत्तर के लिए अंक 5 प्लस के। अब यहाँ पे सही उत्तर कितने देखो मोहन 4
प्रश्नों का सही, 4 प्रश्नों के उत्तर के लिए अंक। एक प्रश्न का कितना अंक मिल रहा है? सही 5, तो 4 प्रश्न सही हैं, तो 4 प्रश्न के उत्तर के लिए अंक कितने मिलेंगे? 5 × 4 यानी आपको 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब गलत उत्तर के लिए कितना अंक कट रहा है? गलत उत्तर के लिए जाने वाले अंक। गलत उत्तर में क्या होगा आपका? -2 कट रहा है, यानी गलत उत्तर -2 हो जाएगा। तो कितने गलत उत्तर दिए इसने? 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। कौन देता है? मोहन। तो 6 प्रश्नों के, देखो 6 प्रश्नों के गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक। सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जा रहे हैं? 5, तो 4 उत्तर सही दिए तो 4 × 5 दूंगा तो 20। गलत उत्तर, एक गलत उत्तर दिया तो कितने अंक कट रहे हैं? -2। तो कितने? 6 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, तो गलत उत्तर के कितने अंक मिल रहे हैं इसको? 6 × -2, तो क्या होगा? 6 × -2 तो -12। अब मुझे बताओ, प्लस की संख्या ज्यादा है, सही उत्तर की संख्या कितनी है? 20, और गलत उत्तर क्या है? -12। तो यानी मोहन द्वारा प्राप्त अंक, मोहन द्वारा प्राप्त अंक। अब दोनों अंक जोड़ो, दोनों अंक जोड़कर क्या आएगा? 20 प्लस -12, दोनों अंक जोड़ूंगा, सही उत्तर में गलत उत्तर क्या है? तो क्या आएगा? 20 प्लस का गुणा माइनस से गुणा माइनस के 12, 20 में से -12 गए तो 8, यानी मोहन को क्या अंक मिलने? 8 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार रेशमा और हिना वाली सवाल बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना, आपको इसी तरीके से दोनों प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन सवाल नंबर 8वां और 9वां हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपन इतने दिन तो अपने चैप्टर चल रहे थे, अपन इतिहास के चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें 2 चैप्टर अपने पूरे हो चुके हैं। हो सकता है आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी उनके कर लिए होंगे। अब अपन जैसे कि अपने सोशल साइंस का भाग 2 यानी कि भूगोल वाला भाग अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आपके फर्स्ट लेसन है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि भाई अपन कहीं पर भी देखते हैं कि अपने आसपास जो होता है वो सब क्या है? अपना पर्यावरण होता है। अब देखते हैं कि अपन कहीं जाते हैं, जैसे पहले देखा होगा हमने कभी, तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी हुआ करते थे, जंगल भी हुआ करते थे, पहाड़ भी थे ना। तो ये सब क्या था? इनको आज खत्म हो चुके हैं, बहुत सी जगह पर ये समाप्त हो चुके मैदान भी थे। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, यानी कि पर्यावरण हमारा क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। अब इसी तरह से इस पाठ के अंदर भी अपने यही आया है कि एक बालक का क्वेश्चन था कि जब वो घर से निकला था तो उसने देखा कि जब वो पहले जाया करता था और बहुत समय के बाद वो वापस आया अपने गांव, और अपने गांव से वो घर से जब बाहर निकला तो उसने देखा कि जब वो पहले जाया करता था उस समय वहाँ पर बहुत सारी हरी हरी घासें हुआ करती थी, खेल के मैदान भी थे, है ना, पेड़ पौधे भी थे अच्छे अच्छे ना, एकदम खाली से उसको दिखाई देता था। परंतु उस समय उसको लगा कि भाई ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई, और यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है, बड़े बड़े मकान बन गए हैं, फ्लैट्स बन गए हैं। तो उसको एकदम ही हुआ कि ये क्या हो गया। तो उसने जा करके अपने टीचर से उसने क्वेश्चन किया कि भाई सर ये पर्यावरण क्या चीज़ है, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, पर्यावरण क्या है। सर ने कहा कि भाई ये पर्यावरण बदल रहा है। उसने कहा ये सारी चीज़ें कहाँ गई है? उन्होंने बोला कि पर्यावरण बदल रहा है। बच्चे का क्वेश्चन निकला कि पर्यावरण क्या है। ये चीज़ें अपने मन में भी आती है कि भाई पर्यावरण क्या है। जैसे अपनी भाषा में लिखा जाए तो अपने आसपास को जो वातावरण है, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो सारी क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। जैसे पेड़ है, पौधे हैं, मैदान है, बिल्डिंगें हैं, मेज है, कुर्सियाँ है ना, मनुष्य है, अपने मित्र है, सखा है, ये सारे क्या है? ये सारे पर्यावरण है, पर इनके घटक अलग अलग हैं।
जैसे कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानवीय होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो ये इनके अलग अलग घटकों में इनको बांट दिया गया है। इसी प्रकार से देखो पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर पर्यावरण स्वच्छ है तो हमारा जीवन चलता है, वरना यही रुक जाता है। जैसे इसकी सबसे मूलभूत आवश्यकता है हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? हवा की जरूरत होती है। वो क्या है? हमारे पर्यावरण में व्याप्त है। उसी प्रकार से जल हमारे को पीने के लिए आवश्यकता होती है जल की, वो भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। और हमारे को जो भोजन है, खाने के लिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी क्या है? हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? देखो मानव ये परिवर्तन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। अब ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? पर्यावरण का परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल सबसे पहले बात तो आती है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण क्या होता है? लोगों के रहने की समस्या आती है, खाने पीने की समस्या आती है ना। तो लोग क्या करते हैं कि जो पहाड़ है, मैदान है, उनको ध्वस्त करके, यानी कि खत्म करके, जंगलों को खत्म करके क्या वहाँ पे इमारतें बनाई जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। पहले वहाँ खाली जगह हुआ करती थी और आज वहाँ पे क्या हो गया है? बिल्डिंगें बन गई है। तो ये परिवर्तन हो रहा है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। ये सब क्या है? ये प्रदूषण है। अब कार कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। क्यों बना रहा है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, है ना। तो ये पर्यावरण क्या हो रहा है? बदलता जा रहा। पहले का जो वातावरण हुआ करता था, स्वच्छ हुआ करता था, ताज़ी हवाएं मिला करती थी। अब ये धुएं के कारण कल कारखाने हो रहे हैं, उनके जो धुएं निकल रहे हैं उसमें परिवर्तन होता जा रहा है, पर्यावरण बदलता जा रहा है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को काट करके रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? इससे पर्यावरण बदल रहा है। अब पर्यावरण की सिंपल सी परिभाषा अपन देवे, हमारे आसपास के जो चारों ओर का जो वातावरण है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। इसी प्रकार से देखो शिक्षक ने कहा हमारी जरूरतों के कारण होता है, और ये हमारी जो जरूरतें होती है वो क्या है? प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए अपन इस चित्र के माध्यम से, अपन ये जो चित्र अपनाया है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। पहला है जैसे प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है मानवीय ना। तो प्राकृतिक में क्या आता है? जैसे स्थल मंडल आता है जहाँ हम रहते हैं, जैव मंडल आता है जहाँ पर समस्त जीव रहते हैं, फिर आता है वायुमंडल आता है ना, और जल मंडल आता है। ये सारे क्या है? प्राकृतिक है, यानी कि ये प्राकृतिक अपने आप बन रहे हैं, ये ईश्वर की देन है, इसको किसी ने इसका निर्माण नहीं किया है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इनको प्राकृतिक चीजें कहा गया है। इधर आता है फिर अपने मानव निर्मित, यानी कि जिन चीजों का निर्माण मनुष्य ने किया है, मानव ने जो किया है वो कहलाते हैं मानव निर्मित। इसमें आती है इमारतें भी आती है, पार्क भी आते हैं, पुल भी आती है, सड़कें आती है, स्मारक आते हैं, उद्यान आते हैं, यानी कि जो भी चीज मानव निर्मित करता है वो कहलाती है मानव निर्मित, पर्यावरण के अंतर्गत आती है। फिर आता है तीसरा तुम्हारे मानवीय, जैसे कि एक व्यक्ति है, फिर उसका परिवार हुआ, फिर उसके समुदाय हुआ, उसका धर्म हुआ, शैक्षिक हुआ, आर्थिक हुआ, राजनीतिक हुआ, ये सारी जो चीजें आती है वो किसमें आती है? मानवीय, मानव के अंदर आती है, मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तब देखो इसके नीचे आप देखना पर्यावरण की परिभाषा दी हुई है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पेज नंबर 2 पे है। अब प्रश्न नंबर 1 आपको करना है इसके, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? दूसरा आता है पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखो। यानी कि ये दोनों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करना है। और देखिए इसमें नीचे यहाँ पर दिया हुआ है जैसे जीवीय और अजीवीय।
इनको भी मुख्य बिंदु के अंदर अपने नोटबुक में इनको भी नोट करना है और प्लस उनको याद भी करना है। ऐसे नहीं खाली काम करके छोड़ देवे और फिर एग्जाम जब आवे उस समय अपन नहीं लिख पावे, तो इनको समझते हुए याद करते हुए फिर इनको नोटबुक में लिखना है। ये इधर भी है ब्रैकेट के अंदर ये दिया हुआ है, पर्यावरण का पूरा अर्थ दिया हुआ है, तो इसको भी अपनी नोटबुक के अंदर उतारना है। इसके आगे वाला पार्ट जो है अपन जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू।